अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। एक ऐसी औरत जो मर्द को मुश्किल वक्त में सहारा दे, उसके लिए ढाल बने, तो मर्द ऐसी औरत का मती हो जाता है। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसी औरत आई थी जिसने मेरी ज़िंदगी का रुख बदल कर रख दिया था। जब से ये औरत मेरी ज़िंदगी में आई थी, मेरी ज़िंदगी खुशियों का ठिकाना बन चुकी थी। मैंने हमेशा ये सुना कि मर्द की खिदमत एक कम उम्र औरत करती है। कम उम्र औरत के इसे बहुत फ़ायदे होते हैं, वो इसके साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन मेरे मामले में बात कुछ इस तरह की थी कि मेरी ज़िंदगी में जो औरत थी उसकी उम्र 50 साल थी और मैं जवान जहान नौजवान था। लेकिन वो मेरी खिदमत बहुत करती थी। जैसे ही मैं घर में दाखिल होता, वो मेरे इंतज़ार में खड़ी होती, मुझसे गले मिलती, मेरे हाथ में कोई चीज़ होती तो वो ले लेती। उसके बाद मैं कुर्सी पे बैठ जाता तो अपने हाथों से मेरे जूते उतारती और फिर मुझे पानी का गिलास पकड़ाती, कहती, अब जाके नहा ले, खाना लग चुका है। मेरी तो ज़िंदगी में बहार लौट आई थी। गरम गरम खाना मेरे लिए टेबल पे लगा होता और उसके बाद कभी वो मेरे सर में तेल लगाती तो कभी मेरे पाँव की मालिश करती। मैं तो ज़िंदगी से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहा, पर मुझे नहीं पता था कि इस सब की खिदमत के पीछे इसका क्या मतलब है। क्योंकि जिस तरह से हमारी मुलाकात हुई थी, वो भी एक बहुत अजीब मामला था। मैं कोई आम इंसान नहीं था, मेरा माज़ी बहुत तल्ख़ था और सवालात से भरा हुआ था। जब कोई औरत एक तवाइफ खाने में पैदा होती है, तो उसे इस माशरे की सबसे बदनसीब औरत समझा जाता है। लेकिन कोई उससे भी ज़्यादा बदकिस्मत होता है और वो होता है वो मर्द जो तवाइफ खाने में पैदा होता है। और मेरी भी गलती यही थी कि मैं एक तवाइफ की औलाद था। जब मैं बड़ा हुआ था, तो मैंने अपनी अम्मी से पूछा कि मेरा बाप कौन है। वो मुझे इस सवाल का जवाब नहीं देती थी। कहती थी कि तू ये जानकर क्या करेगा। मैं इसको सुनकर हैरान परेशान सा माँ को देखता रह जाता था। मेरी माँ इसी जगह पे काम करती थी और कम उम्र में मेरी हैसियत यहाँ पे एक नौकर की सी थी। लोगों के लिए चीज़ें लेकर आना, कभी औरत कोई मुझसे चीज़ मंगाती तो कभी कोई ग्राहक, फिर मैं यहाँ पे आने वाले ग्राहकों को चाय पानी पिलाने लगा। लेकिन जब जवानी की दहलीज की तरफ बढ़ रहा था, तो सबने कहा कि अब ये दलाल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका काम क्या है। मैंने अपनी अम्मी से कह दिया था कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा। मेरी अम्मी ने कहा कि फिर तू क्या करेगा, हमें छोड़ के चला जाएगा क्या। तो मैंने अपनी अम्मी को सीधी सी बात कह दी। मैंने कहा कि मर्द औरत के साथ इसलिए रहता है ताकि वो इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके, उसको इज़्ज़त दे सके और उसकी इज़्ज़त की हिफाजत कर सके। आप लोग तो पहले ही तवाइफ खाने में रहते हैं, आप लोगों की क्या हिफाजत करूँगा मैं। और फिर मेरा यहाँ पे रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता। और अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए ग्राहक ढूँढ के लाऊँ, तो मैं ऐसा कुछ भी करने वाला नहीं। मेरी माँ ने इतना कहा कि तेरा बाप भी मेरी एक ना माना और तू भी ऐसा ही है। मैंने कहा कि कौन था मेरा बाप, तो उसने कहा कि मुझे ऐसी बात बताई कि कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरा बाप इस शहर का एक बहुत बड़ा रईस आदमी था। उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी थी। जब उसने मुझे कहा कि तू फलाँ कंपनी वालों के मालिक का बेटा है, तो ये सुनकर मेरे तो हैरान ही रह गया था। इस शख्स को कौन नहीं जानता था। वो तो बड़ा अमीर आदमी था, लेकिन क्या वो अपनी जवानी के दिनों में कोठों के चक्कर लगाया करता था। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, वो ऐसा ही था। फिर अल्लाह ने उसे हिदायत दे दी। उसने मुंह पे दाढ़ी रख ली, कारोबार शुरू कर लिया, शादी कर ली और अब उसके बच्चे भी जवान हैं। मैंने कहा कि मैं जाऊंगा उसके पास और कहूंगा कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मेरी माँ ने कहा कि यूं जाके तू अपनी बेइज्जती करवाएगा, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। पर उसने कहा था कि तुम्हें कैसे पता कि ये मेरा ही बच्चा है, और मेरे पेशे के नाम पर रुस्वा किया कर दिया गया। लेकिन मुझे उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मुझे उससे यही उम्मीद थी। इसीलिए मेरे दिल में कोई मलाल नहीं है। और अगर तुझे यहाँ पे ग्राहकों को अटेंड नहीं करना, तो फिर तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि मालिकन तुझे यहाँ पे रहने नहीं देगी। यहाँ रहना है तो ये सब काम करना ही पड़ेगा। मैंने अपनी माँ को देखा और कहा, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन, तू मेरी माँ है। मैंने कहा कि मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। मेरे पास कुछ माल, और मैं बहुत ही कम उम्र थी जब तू पैदा हुआ था, और मेरे पास 4-5 साल है। इसके बाद मैं भी मेहनत मजदूरी ही करनी है, लेकिन मैं तेरी रोज़ रोज़ की बातें नहीं सुन सकती। तो इन लोगों के ज़मीर जगाने की कोशिश कर रहा है, जिनके ज़मीर तो क्या, रूह भी मरी हुई है। हम लोग सिर्फ जिस्म हैं, जिस्म। मेरी माँ ने मुझे ये भी कहा कि अगर तूने यहाँ पे काम नहीं करना, तो तुम ना करो, लेकिन सामने एक जगह बनी है। आज इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, तू वहाँ चला जा, खूबसूरत है।
जवान है, बहुत अच्छा काम मिल जाना, इज्जत से रह गया। कि मैंने कहा, क्या मतलब? मेरी अम्मी ने कहा कि सामने वाली बिल्डिंग किसने खरीदी है? वो तो तुझे पता है ना। मैंने अपनी इतनी बात सुनी तो मैं समझ गया कि मेरी माँ मुझे क्या कहना चाहती है, क्योंकि सामने वाली बिल्डिंग एक औरत ने खरीदी थी। सुना था कि वो औरत अमीर कबीर खानदान की थी, लेकिन उसका शौहर इस दुनिया से जा चुका था और उसने वहाँ पे एक होटल बनाया था। लेकिन इस होटल के पीछे एक बहुत बड़ा राज था। राज ये था कि वहाँ पे इसने चंद लड़कों को रखा था, खूबसूरत और जवान लड़कों को, और वहीं पर वो वही सब करवाया करती थी जो यहाँ पर औरतें करती थी। मैंने कहा कि आप एक तवाइफ हैं, यहीं पे पली बढ़ी हैं, सारी ज़िंदगी यहीं पे गुजारी। मुझे भी, मैंने तुझे इधर ही पैदा किया है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे ऐसा मशवरा देंगी। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, मैं एक तवाइफ हूँ और हमेशा शुरू से यही सिखाया जाता है हमें, हमारा दीन ईमान सिर्फ पैसा है। तुझे भी मैंने पैसा कमाने का एक जरिया बताया है, चला जा वहाँ पे। मैं ये बात सुन के बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ। अपनी माँ की सोच पे ज़रा भी हैरानगी नहीं हुई थी, क्योंकि वो जिस जगह पे सारी ज़िंदगी गुजार चुकी थी, वहाँ पे रहकर उसकी सोच यहीं तक ही रह गई थी। लेकिन एक बात और थी जो सिर्फ मैं ही जानता था, वो ये कि मैं किसी से शादी भी नहीं कर सकता था, और अगर शादी कर लेता तो मेरे नसीब में कभी औलाद नहीं आती। ये मामला भी था मेरे साथ, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि शुरू से ही मैं हमेशा टेंशन में रहा था। मैं डॉक्टर से मिला था, उसने मुझे बताया था, उसने ये भी कहा था कि आपने टेंशन ले लेके अपना सारा निज़ाम ख़राब कर लिया है, क्योंकि मर्द हो या औरत, उसके हार्मोन्स पर टेंशन बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। अपने कमरे में बैठा था जब मेरी माँ ने आके मुझे डांटना शुरू कर दिया और कहा कि मालिकन कह रही है कि अपने बेटे को कहो कि मुफ्त की रोटियां तोड़नी है तो यहाँ से निकल जाए, नहीं तो जाके गाहक ढूंढ कर लाए। मैंने कहा कि मैं ये काम नहीं करूँगा, तो मेरी अम्मी ने कहा कि फिर तू निकल जा यहाँ से, चला जा मेरी नज़रों के सामने से। जब मेरी माँ ने मुझे कहा कि चला जा यहाँ से, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं रोता हुआ वहाँ से निकला और अपने ही ध्यान में चलता एक गाड़ी से जा टकराया। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ, ये गाड़ी कोठे के पास आके रुकी थी। इसके अंदर एक औरत बैठी थी जिसको देखते ही पता चल रहा था कि 40 या 50 साल की होगी, लेकिन शक्ल सूरत की खूबसूरत थी। देख के ऐसा लगता था कि किसी अच्छे खानदान की है। मैंने कहा कि माफ़ कीजिएगा, मुझे लगा कि मेरी ही गलती है कि गाड़ी के सामने आ गया, लेकिन वहाँ से जाने लगा तो उसने मुझे रोका और उसने कहा कि क्यों रो रहे हो, क्या मसला है तुम्हारा? मैंने कहा कि आपको बताकर क्या फ़ायदा? उसने कहा कि क्यों, बताओ मुझे, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैंने कहा कि अगर आप मुझे कुछ 500,000 देकर मेरी मदद करना चाहती हैं तो इस तरह की मदद नहीं चाहिए। अब वो हैरान हुई। उसने कहा कि अच्छा बताओ, क्या मसला है तुम्हारा? मैंने कहा कि बस मेरे पास ना रहने की जगह है, ना करने को कोई काम है, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, मजदूरी करना चाहता हूँ। उसने कहा कि ठीक है, फिर पीछे गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें नौकरी दूंगी। मेरा बहुत बड़ा घर है, वहाँ पे तुम्हारे लिए काम निकल आएगा। मैं मौका को गनीमत जानते हुए जल्दी से उसकी गाड़ी में बैठ गया। मैंने और कुछ भी नहीं सोचा, उसकी गाड़ी के पीछे खुली जगह थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी गाड़ी थी। मैं वहीं पे बैठ गया था। वो पहले 2-3 जगह पे रुकी और उसके बाद एक बहुत बड़े बंगले में दाखिल हो गई। उसने कहा कि ये मेरा घर है, कैसा लगा तुम्हें? मैंने कहा कि बहुत बड़ा घर है आपका। उसने कहा कि मेरा नाम यास्मीन है, मेरा शौहर इस दुनिया से जा चुका है, अभी अभी मेरी इद्दत पूरी हुई है, इसीलिए ज़रा हुआ होरी क्यों निकली थी और तुम मिल गए। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरा शौहर इस दुनिया से जा चुका है, तो मुझे ज़रा किसी बंदे की तलाश थी जो इस घर को संभाल सके। हमेशा से मेरा शौहर ही मामलात देखता आया था, लेकिन अब मैं अकेली हो गई हूँ। अगर तुम इस घर के सारे मामलात संभाल लो तो मुझे बहुत खुशी होगी। बदले में तुम यहीं रह सकते हो और तुम्हें तनख्वाह भी अच्छी मिलेगी। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा कि अगर मैं अपने साथ किसी को रखना चाहूँ तो क्या उसको भी यहाँ ला सकता हूँ? इस औरत ने कहा कि कौन है तुम्हारे साथ, क्या तुम शादीशुदा हो? उसने ये सवाल ऐसे किया था कि अगर मैंने शादीशुदा हूँ तो वो मुझे यहाँ से निकाल देगी, पर मैं शादीशुदा, मैंने कहा कि हूँ, तो वो क्या करे? मैं तो था ही नहीं। मैंने कहा कि नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है बीबी जी। मैं तो कह रहा था कि मेरी एक बूढ़ी माँ है, अगर उसको भी यहाँ पे ले आता हूँ तो क्या उसे रख सकता हूँ? तो उसने कहा कि हाँ, रख सकते हो, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले कुछ दिन तुम यहाँ पर काम करो। मैंने कहा कि ठीक है। उसने कहा था कि मेरा घर को संभालना है, नौकरों के काम करवाना है, बाहर से कोई चीज़ लानी है। जब तक रात नहीं हो जाती लेकिन, तो मैं अगले दिन के लिए डबल रोटी लेकर घर में दाखिल हुआ ही था कि सामने का मंजर देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। वो औरत जब मुझे मिली थी तो उसने सफ़ेद रंग के ही कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इस वक्त लाल रंग की साड़ी पहनकर खड़ी थी। मैं जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो उसने कहा कि आ गए आप, अरे लाएं ये सामान मुझे पकड़ा दें, चले जल्दी जल्दी मुंह हाथ धो लें, खाना बिल्कुल तैयार है। मैंने कहा बीबी जी, मैं समझा नहीं, आप ये क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं? उसने कहा कि अच्छा माफ़ कर देना, कल वाली बात के लिए अभी तक नाराज़ है, मुझे सुबह उठ जाना चाहिए था, आपको ऑफिस से देर हो गई होगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको कल ऑफिस टाइम पर भेजा करूँगी।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगा कि ये औरत किसी दवा के ज़रिए असर बोल रही है, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाथरूम तक छोड़ने गई और उसने कहा कि मुँह हाथ धो ले, खाना ठंडा हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? मैं बाथरूम के अंदर चला गया, थोड़ी देर बाद बाहर आया, तो फिर से बाहर ही खड़ी थी। उसने मेरा कंधा पकड़ा और मुझे लेकर टेबल पे बिठा दिया। टेबल के ऊपर उसने बहुत मज़े-मज़े के खाने रखे हुए थे और ये उसने खुद ही बनाए थे। वो मेरे पास बैठ गई और फिर मेरे कान पकड़ के कहने लगी, अच्छा सॉरी। मैं खामोश था क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी और उसके बाद मुझे अपने बेडरूम में जाके छोड़ आई। अब मुझे मामला बहुत गड़बड़ लग रहा था। मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ी उम्र की औरत थी और वो भी बेवा औरत। ये मेरे साथ क्या करना चाहती थी? ये मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किए हुए थी? अब वो मेरे पास आके बैठ गई और उसने कहा कि मैं आपके पाँव दबा दूँ। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चलता हूँ, अपने कमरे में जाना है मुझे। उसने कहा कि यही आपका कमरा है, अभी तक नाराज़ हो रहे हैं, चले सो जाएं। उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और मेरे ऊपर कंबल भी करवा दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था, अजीब सा महसूस हो रहा था। थोड़ी देर बाद ही वो मेरी साइड पे आई और अपनी जगह पर आकर लेट गई। उसने कहा कि गुड नाइट मेरी जान, कल हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे। उसने मुझे शॉपिंग करवानी है। मैंने कहा कि थोड़ी देर के बाद वो औरत अपनी जगह पर लेटी और 5 मिनट के अंदर ही सो गई। जैसे ही उसके खर्राटों की आवाज़ आई, मैं उठकर अपने क्वार्टर में आ गया और हैरान हुआ कि ये क्या मामला है। वो मुझे मलिक साहब कह रही थी। सुबह हुई तो मेरे सामने मौजूद थी। मुझे लगा कि फिर से कोई बात करेगी, तो उसने कहा कि आज खाने में आलू गोश्त बनवा लेना और सौदे शायद ख़त्म हो गए हों, वो सारे के सारे लेके आने हैं। ये लोग अगर पैसे कम हुए तो और ले लेना, महीने भर के सौदे लेकर आने हैं। घर में थोड़ी चीज़ें नहीं लाई जाती, कभी जो भी लाना है वाफर मिकदार में लाना है। मैंने कहा कि जी बीबी जी। उसने कहा कि हाँ, तुम और अपनी माँ के बारे में बात कर रहे थे, उसे कब लेके आ रहे हो? मैंने कहा कि अभी नहीं, मैं इनसे बात करूँगा बीबी जी। वो तो याद था ये कि मैं इनका नौकर, और मैंने अपनी माँ का जिक्र भी किया था, लेकिन रात होते ही मुझे अपना शौहर क्यों समझ रही थी? क्योंकि मैंने पता किया था कि इनके शौहर का नाम मलिक रियाज था और वो मुझे मलिक साहब ही कहकर बुला रही थी। मैं ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। आज तीसरा दिन था। जैसे ही शाम होती तो मालिका मुझे अपना शौहर समझने लगती, मेरी बहुत खिदमत करती। 2 दिन से तो मुझे अजीबो-गरीब लग रहा था, लेकिन आज जब वो मेरे पाँव दबा रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी दिन भर की थकावट दूर हो चुकी थी। मैं सोच रहा था कि अल्लाह ने एक मर्द के लिए इसकी सारी खुशी और सुकून औरत में ही रखा है। एक मर्द को सुकून सिर्फ औरत से ही मिलता है, फिर वो औरत जैसी भी हो। औरतें समझती हैं कि मर्द सिर्फ जवान और खूबसूरत औरतों के पीछे ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो इन औरतों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं जो इनको सुकून देती हैं, और इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सुकून देने वाली कैसी है, बूढ़ी है, जवान है, खूबसूरत है या बदसूरत है। कभी कभी बहुत खूबसूरत औरतें भी मर्दों का जीना हराम कर देती हैं, और कभी कभी बदसूरत औरतें भी इनको इतना खुश रखती हैं कि इन्हें अपने आप से ही मोहब्बत हो जाती है। मैं कौन था? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। एक तवाइफ का बेटा, बाप का नाम पता था, लेकिन बाप कभी कबूल ना करता। ना तो मैं पढ़ा लिखा था, ना ही मेरे पास कोई हुनर था। बस शक्ल सूरत थी, जवानी थी, और जवानी भी कैसी कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता था। मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मेरे यहाँ कभी औलाद नहीं होगी। मैं किसी भी औरत को धोखा नहीं देना चाहता था। पहले ही मेरे बाप और मेरी माँ ने जो गुनाह किए थे वो मेरे पीछे थे, और अगर मैं भी गुनाह करता तो फिर मेरे लिए तो ये दुनिया ही तंग पड़ जाती। बीबी जी भी अजीब थी। मेरी इतनी खिदमत करती, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती, मेरे पाँव दबाती, मेरे सर में तेल लगाती और फिर मुंह फेर के सो जाती। आहिस्ता आहिस्ता मुझे इनसे अजीब तरह की मोहब्बत होने लगी थी। हम लोग एक साथ सेल्फियां भी बनाते थे और वीडियो भी बना लिया करते थे। कभी कभी वो कोई म्यूजिक लगाकर मेरे साथ रक्स भी कर लिया करती थी। ऐसा लगता था कि वो ख्वाब है। इनकी उम्र शायद 50 साल थी, लेकिन लगती वो 30 की थी। उन्होंने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ था। मेरे दिल में उनके लिए कुछ बुरा नहीं था। मैं इनका ख्याल करता था। पहले तो वो जब मुझे कहती, मलिक साहब कैसे हैं, घर आ गई, खाना तैयार है, तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं था। लेकिन अब मैं भी उनके साथ इनके हर सवाल का जवाब देता। वो कहती कि आज मैंने आपको बहुत याद किया, तो मैं भी कहने लगता कि मैंने भी अपनी जान को बहुत याद किया। मुझे लगता था कि इनको कोई बीमारी है शायद। वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी, और इनके जाने के बाद ये दुख अभी तक इनके दिल से गया नहीं था। इसलिए रात होते ही इनको ऐसा महसूस होने लग रहा था कि मैं इनका शौहर हूँ और मैं इस दुनिया से गया ही नहीं हूँ। यहाँ पे जो औरत सबसे ज़्यादा अरसे से काम कर रही थी वो खादमा थी। इसने मुझे बताया था कि बीबी जी को अपने शौहर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और इनके शौहर को भी आपकी तरह इनसे कम उम्र थे। इनकी मोहब्बत मिसाली थी।
पर वो एक हादसे का शिकार होकर इस दुनिया से चले गए। लेकिन बीबी जी के दिल से नहीं गए। बीबी जी इनकी मौत पे बहुत ज़्यादा उदास थीं। एक दिन बाहर बारिश हो रही थी। अब तो मैं खुद ही शाम के टाइम कोई चीज़ लेने के लिए बाहर निकल जाता था, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो सामने एक मोहब्बत करने वाली बीवी मेरा इंतज़ार कर रही हो। हम दोनों की महरूमियों ने आपस में हाथ मिला लिया था। मुझे कभी भी ऐसी मोहब्बत करने वाली बीवी नहीं मिल सकती थी, क्योंकि मैं एक नामर्द था और इनका शौहर इस दुनिया में कभी वापस नहीं आ सकता था। और अब इस उम्र में इनको कोई शौहर भी नहीं मिल सकता था, और हम दोनों ही अपनी अपनी महरूमियों को एक दूसरे से जाने अनजाने में पूरा कर रहे थे। यहाँ तक तो ठीक था, वो मुझसे मुंह फेर के सो जाया करती थी। लेकिन एक रात ऐसी भी आई कि जब वो मुझसे मुंह फेर के सोई नहीं। पहले तो मुझे सब कुछ बहुत अजीब लगने लगा, और फिर इस सब की आदत हो गई। हफ्ते में 2 दिन ऐसे होते थे जो दिन वो मुझे अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन लगते थे। सुबह-सुबह जब वो किसी मुझे नौकर की तरह ट्रीट करती थी और मेरे साथ ऐसे पेश आती कि जैसे मैं नौकर हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता था। लेकिन मुझे पता था कि ये इनकी बीमारी है। एक दिन वो कहने लगी कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अजीब-सा महसूस हो रहा है। मैंने कहा कि डॉक्टर के पास मैं ले जाता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाती मैं, पहले मुझे टाइम लेना होगा। अगर टाइम मिल गया तो तुम्हें बता दूंगी। तुम गाड़ी को साफ कर दो। मैंने कहा कि ठीक है। एक दिन मुझे मेरी माँ का फ़ोन आया और उसने कहा कि तू यहाँ से चला गया, मुड़ के वापस भी नहीं आया। मैंने कहा कि आपने ही तो मशवरा दिया था मुझे। तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ, लेकिन तू किसके साथ फिर रहा है? मैंने तुझे यहाँ से तेरी हरकतों की वजह से निकाला था कि तू बुरा काम नहीं करना चाहता था। और अब तू जिस औरत के साथ बाहर फिर रहा है, वो क्या लगती है तेरी? मैंने कहा कि वो मेरी मालिकन है। उसके घर में मेहनत मजदूरी से काम करता हूँ और आपको भी बहुत जल्द यहाँ से ले आऊँगा। तो मेरी माँ ने कहा कि मैंने वहाँ से नहीं आना। मेरी यहाँ पर अपनी ज़िंदगी है। अच्छा खाती हूँ, अच्छा पहनती हूँ और अकेलापन भी महसूस नहीं होता। तो मुझे वहाँ पे इज़्ज़त से बिठा के तन्हाई की मौत मारना चाहता है क्या? मैं ये बात सुन के हैरान रह गया। इसका मतलब कि मेरी माँ को इज़्ज़त की ज़िंदगी से कोई सरोकार नहीं था। उनको अपनी ज़िंदगी पसंद थी। उनको एक तवाइफ की ज़िंदगी पसंद थी। मैंने कहा कि ठीक है, फिर जैसे ही आपकी मर्ज़ी। उसके बाद मुझे फ़ोन भी मत कीजिएगा। मैंने गुस्से में फ़ोन बंद कर दिया। मैं जानता था कि माँ है मेरी, कमी कभी ना कभी तो मिलना ही पड़ेगा, बुलाना ही पड़ेगा। औलाद और माँ का रिश्ता ही ऐसा होता है। लेकिन अभी मैं इनसे कोई बात करना नहीं चाहता था। बीबी जी को डॉक्टर के पास ले गया तो वो बड़ी परेशान थी। मुझे भी डांट दिया। शाम तक इनकी परेशानी की समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि घर के सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालो। मैंने जाकर ऑर्डर दे दिया, लेकिन इस आदमी ने कहा कि वो फुटेज आपको कल शाम को मिलेगी, क्योंकि वक्त लगेगा। उन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। रात हुई तो मैं जानबूझकर दूध लेने के लिए कॉलोनी में ही बनी हुई एक बेकरी तक चला गया। वापस आया तो वो फिर से दुल्हन के लिबास में खड़ी थी। बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत शौक रंग पहना करती थी। मुझे कहने लगी कि आज मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मैंने कहा कि कैसी खुशखबरी? तो उन्होंने कहा कि बस आज वो खुशखबरी सुनाऊंगी तो दिल खुश हो जाएगा आपका। हम साथ बैठकर खाना खाया। वो बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं हैरान था कि सुबह तो बीबी जी बहुत नाराज़ और परेशान लग रही थी और हम बहुत खुश नज़र आ रही थी। जब हम लोग बेडरूम में गए तो उन्होंने मुझे एक गिफ्ट पकड़ा दिया और कहा कि इसको खोलें। जब मैंने गिफ्ट खोला तो इसके अंदर एक कमरे की चाबी थी और साथ कमरे की सिमत भी बताई थी। वो मेरा हाथ पकड़कर इस कमरे तक लाई। लॉक खोलते ही मैंने कहा कि ये क्या? मैं समझा नहीं। तो वो कहने लगी कि ये क्या है? मैंने कहा ये तो किसी छोटे बच्चे का कमरा सजाया हुआ लगता है, और ये खिलौने, ये सब क्या है? तो उन्होंने कहा कि क्या इस घर में कोई छोटा बच्चा है? मैंने कहा नहीं। कहने लगी तो फिर ये कपड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि जाहिर है आप ही को बताना पड़ेगा कि ये कपड़े, ये खिलौने, ये सब यहाँ पर क्या कर रहा है? तो कहने लगी क्योंकि इस घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है, मैं माँ बनने वाली हूँ। जो मैंने ये बात सुनी तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अगर वो माँ बनने वाली थी तो ये बच्चा तो मेरा था ही नहीं। मैंने कहा सच में? तो उन्होंने कहा हाँ, आज ही मुझे डॉक्टर ने ये बात बताई है। ये सुन के तो मैं इस तरह से घबरा गया, क्योंकि अब मुझे बीबी जी को बताना ही पड़ता कि इतने दिनों से इस घर में क्या हो रहा था। मामला तो बहुत ही ज़्यादा उलझ गया था। मैं बहुत परेशान था। वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसका मतलब कि मैं ठीक हो गया था। शायद मुझे उनकी कुर्बत और मोहब्बत और खुशी ने ठीक कर दिया था। ये बच्चा तो मेरा था, इसीलिए वो सुबह परेशान थी। अगली सुबह उनको सारे कैमरों की फुटेज मिल जाती और ये भी पता चल जाता कि ये सब कुछ मेरा किया धरा था। इसलिए मैंने पहले ही इन सबको सब कुछ बता दिया। जब मैंने इनको ये बात बताई तो वो हैरान रह गई, गुस्सा करने लगी। उन्होंने कहा कि मैं बीमार थी तो तुम बीमार नहीं थे। मैंने कहा कि मैं बीमार नहीं था, पर मर तो था ना। अब मेरा इतना ख्याल करती थी, मेरे साथ इतनी मोहब्बत से पेश आती थी। मैं बहक गया था। मैंने उनको ये भी बता दिया कि मेरी माँ कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ। सब कुछ बता दिया और कोई छूट कुछ ना रहने दिया।
लेकिन वो बहुत गुस्से में थी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम निकल जाओ यहाँ से, अपना सामान लो और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैंने कहा कि ये बच्चा मेरा। उन्होंने कहा कि इसका नाम ही ना लेना। सुबह हुई तो मैं अपना सामान बाँध चुका था, लेकिन यहाँ से जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं नहीं जाना चाहता था। आखिरी दफ़ा इनसे मिलने के लिए गया। वो मुँह फेरे बैठी थी। मैंने कहा कि जाते हुए ये भी नहीं कह सकता कि वो गलती हुई तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि गलती तो इतनी बड़ी थी कि वो कभी माफ़ ना करती। मैंने कहा अपना ख़्याल रखिएगा और मेरे बच्चे का भी। इतना कह के मैं जाने लगा था कि वो पीछे से गले लगा के रोने लगी मुझे। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो कहने लगी कि नहीं जाओ मुझे छोड़ के, ये बच्चा तुम्हारा है और औलाद की खुशी हम दोनों की है। निकाह करोगे मुझसे? जब उन्होंने ऐसे कहा, मैंने हाँ में सर हिला दिया और कहा कि क्यों नहीं, ज़रूर निकाह करूँगा मैं आपसे। और मैंने उसी दिन उनसे निकाह कर लिया, क्योंकि ऐसी हालत में निकाह जितनी जल्दी हो इतना ही मुनासिब था। इसके बाद मेरी ज़िंदगी मेरी बीवी के साथ बहुत अच्छी गुजरने लगी और अपनी ज़िंदगी अभी भी हैरान होता हूँ कि कैसी किस्मत ने पलटा खाया। मैंने एक दलाल बनने वाला था, मगर इस औरत की तवज्जो, परवाह और मोहब्बत ने मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी दूर कर दी थी और मैं वहाँ बनने वाला था। मेरा भी अब एक घर था, बीवी थी। मेरी ज़िंदगी इस औरत की वजह से इतनी खूबसूरती से मुज़य्यन हो गई थी कि मुझे अब इस जैसी औरत को पाकर अपनी किस्मत पर रश्क महसूस होता है। मेरी नीयत साफ थी, इसलिए अल्लाह ने भी मुझे नाउम्मीद कभी नहीं किया था।